चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कैपेसिटी भी C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब वहां पे हम लोगों को एक पॉइंट और ऐड करना है कि इफ मीडियम बिटवीन द प्लेट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K। ठीक है ना, मेंशन कीजिए इफ मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ parallel plate capacitor is dielectric medium of dielectric constant is K, then electric field between the plate क्या आ जाएगा m by n कैप होगा ना। अच्छा देखो यहाँ पे E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाय K एप्सिलॉन n कैप। अब नाउ C इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग Q बाय V, हाँ है ना। अच्छा तो ये E इक्वल टू आ गया, तो यहाँ से जब तुम यहीं पे देखते हैं कि V इक्वल टू जब लिखोगे A इंटू डी यानी सिग्मा बाय K एप्सिलॉन इंटू D, तो देखो तो यहाँ पे Q बाय सिग्मा बाय K एप्सिलॉन इंटू डी, तो Q बाय सिग्मा का वैल्यू कितना Q बाय A K एप्सिलॉन इंटू डी, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन A बाय D आएगा ना। तो चलिए और हम लोगों को यानी देखिए CO हम लोग लिखे, इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी या उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जिनके दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम जो है वो वैक्यूम है। बीच का मीडियम क्या है वैक्यूम को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो CO इक्वल टू हमने कल ही निकाला था एप्सिलॉन A बाई D, तो देयरफॉर CM यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान K एप्सिलॉन A क्यों लिखेंगे, एप्सिलॉन A बाई D को तो CO बोले ना, तो KCO। यानी इस बात से इस रिजल्ट से ये कंफर्म होता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ध्यान से सुनना है, यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच का अगर मीडियम वैक्यूम है तो उसके कंपैरिजन में अगर दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की दोनों प्लेटों के बीच में मान लीजिए आपका एयर फिल कर दिए हैं आप, या मान लीजिए वहां माइका रख दिए हैं, या वहां पे मान लीजिए पेपर रख दिए हैं, या वहां पे प्लास्टिक का मान लीजिए कोई सीट रख दिए हैं, तो उसका जो कैपेसिटी होगा उस कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यह है ना, नोट कीजिए। हो गया, तो लिखो कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीजेज व्हेन ड्यू टू काटो व्हेन द मीडियम between the plate is dielectric medium। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक बात और यहाँ से कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग CM बाय CO अगर कर दिए तो ये क्या हो गया हमारा K, क्या आ गया K। तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए अभी तक हम लोग क्या किए थे कि जब मान लीजिए दो चार्ज को हम किसी वैक्यूम वाले रीजन में रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर उसी दोनों चार्ज को उतना ही सेपरेशन पे किसी मीडियम वाले रीजन में रखते हैं, तब उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेशियो को हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे आपका देखिए तो CM बाई CO इक्वल टू क्या आ गया, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when the medium of between the plate is dielectric medium and the ratio with capacitor या capacity of parallel plate capacitor when the medium between the plate is vacuum give us dielectric constant of the medium as compared to vacuum। यानी वैक्यूम के कंपैरिजन में आपको K का वैल्यू, बस ये रिजल्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देना है हम लोगों को कि अब जब हम लोग इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लिए तो हम लोगों का हेडिंग है स्फेरिकल प्लेट
हम इसका भी आपको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको समझा दिया, सिर्फ हम लोगों को नोट करना है, डायग्राम सिर्फ बनाना है। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, देखो तो बनाओ तो डायग्राम, नोट कर लिए, डायग्राम बन गया, लिखा जाए फ्रॉम द फिगर टू hollow spherical capacitor, to hollow spherical plate, to hollow spherical plate, not capacitor, to hollow spherical plate of radius RA and RB, लिख दिए। चलिए अब लाइन छोड़ के लिखना है, when plus q charge is given to sphere A, इसका नाम दे दो sphere A, इसका नाम दे दो sphere B, given to sphere A, when plus q charge given to sphere A, when plus q charge given to sphere A, it spreads uniformly over the outer surface of A, over the outer surface of A. From figure, फिर से या हाँ ठीक है, as from figure या from figure, minus q charge, minus capital Q, minus q charge induced on the inner surface of B, and plus q is induced on the outer surface of B। लाइन छोड़ के अब ये बातें जो मैं तुमको लिखा रहा हूं बस खाली एक रिमाइंडर के लिए, एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। आउटर सरफेस ऑफ बी यानी बी का आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस ऑफ बी इज अर्थड, outer surface of B is earthed so that induced charge plus Q flows to earth and minus q, कैपिटल Q में ही लिखना, minus q spreads over the inner surface, minus q spreads over the inner surface लिखना है। Here इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायग्राम में भी करेक्शन करना है हम लोगों को, डायग्राम करेक्शन नहीं करना, बस मेंशन करना है। Electric field inside the sphere A, and outside the sphere B, is zero। कोई दिक्कत इसमें? आपका A के इनसाइड में और बी के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम एप्लीकेशन। पढ़ाए हुए हैं? अब चलो नाउ, अब इतनी बातें मैंने इसलिए नोट करा दिया कि जब तुम रिवीजन करोगे एग्जाम में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में सिर्फ तुम ये लिखोगे कि लेट अ टू होलो स्फेरिकल प्लेट या होलो स्फेयर ऑफ कंसेंट्रिक सेंटर O and radius RA and RB. From an external source, we give a plus Q charge on the surface of या on the outer surface of sphere A, and plus Q charge spreads uniformly over the surface of A. Right now, due to the spreading of plus Q charge, outer surface of A, charging by induction phenomena is happen on the sphere B. Inside the sphere B, negative minus Q charge is induced and outer surface of B is plus Q charge induced. From figure, outer surface of sphere B is earthed, that's why all positive charge flows to the earth and negative minus Q charge continuously distributed या continuously spreads inner surface of the B. Now from figure direct
potential of inner sphere A is potential of inner sphere A is potential of inner sphere A is। तो देखो तो A is, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA इक्वल टू, तो पोटेंशियल हम लोग इनर अंदर में जो स्फीयर है यहाँ पे हम लोग किसी भी पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ही निकालना चाहें, समझ गया ना। तो यहीं पे जो तुम निकालोगे तो देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय RA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय RB होगा। देखो तो कैसे, क्योंकि ये तो आपका इस पे प्लस Q चार्ज आपने दिया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो इसके सरफेस पे तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय RA होगा ही होगा। एक्चुअली आपका स्फीयर A और स्फीयर B दोनों का कंसेंट्रिक सेंटर वाला स्फीयर है। तो हम जैसा कि पढ़े हैं कि किसी भी स्फीयर के सरफेस और उसके इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो इसका जो इसके इनसाइड में आपका नेगेटिव चार्ज स्पीड्स है, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q बाय RB माइनस Q बाय इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए और यहाँ पर के लिए। तो अब हम लोग का टोटल पोटेंशियल यहाँ का निकालेंगे, तो ड्यू टू A और ड्यू टू B, तो B वाला तो निगेटिव ना है तो यहाँ माइनस नहीं लग जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q RA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब लिखो पोटेंशियल, इसको नोट करने के बाद पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर B, पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर B, तो देखो तो VB इक्वल टू 0, यहाँ लिख लोगे कि आउटर फेस ऑफ स्फीयर B इज, नहीं बोल रहा है, अर्थड, ठीक है ना, कि स्फीयर B का जो आउटर सरफेस है वो आपका क्या है, अर्थड है। अब लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर A एंड B, इसको लिखने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर, तो चलो नाउ कैपेसिटेंस लिखो या कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, यहां लिख दूं C इक्वल टू क्या पढ़े हो, Q बाय, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन RB माइनस RA बट्टा RA RB, Q से Q कैंसिल ना, तो C इक्वल टू आपका आ गया 4 पाई RA RB माइनस, नोट कर लिए। चलो तो अभी तो हम लोग इसको, अच्छा इसमें भी वही सिमिलर बात की, चूंकि हमारा 4 पाई एप्सिलॉन RA RB बाय RB माइनस RA आया है, तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन के जगह पे अगर मान लीजिए दोनों स्फेरिकल प्लेट के दोनों प्लेटों के बीच का अगर मीडियम मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग K ले लें या R ले लें, तो फिर हमारा जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना टाइम्स प्लेट का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका नोट करते हैं। चलो बाबू अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ना एक बात यहाँ पे, अभी हम लोग इसका क्या किए कि आउटर फेस को हम लोग अर्थड किए ना। अब यहाँ पे आएगा लिखा जाए व्हेन, इसमें ये केस B है, आपको क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा है ना, इसलिए ये जरूरी है बताना। व्हेन इनर प्लेट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तुम इनर प्लेट का है, तुम प्लेट A और प्लेट B करके पूछ रहे हो ना, तो व्हेन द इनर फेस ऑफ प्लेट A, when the inner face of plate A is earthed, when inner face of plate A is earthed, यानी अब इसका मतलब क्या, हम कब प्लेट A के इनर फेस को अर्थड कर सकते हैं, जब हम प्लेट B पर एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज देंगे, समझ रहे हो ना। तो चलो बनाते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। बनाते बाबू रे डायग्राम, क्या बोली तुम बाबू रे, जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इस पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो चूंकि ये हॉलो है
इसके इनर और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्जिंग का इंडक्शन यहाँ हो रहा है ना, प्लेट 2 पे हो रहा है, प्लेट ए पे हो रहा है। अभी इससे पहले वाले डायग्राम में तुम प्लेट ए पे दिए थे, अब इसमें तुम प्लेट बी पे दे रहे हो। प्लेट बी पे जब दे रहे हो तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 कैपेसिटर बन जाएगा, यानी 2 पोटेंशियल अलग अलग तुमको निकालने हो। एक तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा इन्फिनिटी पे 0 होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा। लेकिन इसके इनसाइड में देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 कैपेसिटर यहाँ बन रहा है। तो एक्चुअली इसको पढ़ाना होता है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बाद, लेकिन मैं यही बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है, इसको हम नोट करा देते हैं, ठीक ना। ये जनरली आपको क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में, ये बोर्ड के एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछता है, तो वहां पे आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो फिनोमिना है ना, वो प्लेट ए पे हो रहा है, तो जिसमें क्या, फिर से हिला दिए इसको, ठीक है, स्क्रीन इतना दूर कट करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ तो क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो प्रोसेस है, तो उसमें आपका क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसके आउटर सरफेस पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और इसके इनर फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, है ना। और हमने इनर फेस को क्या कर रखा है, अर्थड कर रखा है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज इसके इनर फेस पे इंड्यूस्ड हुए हैं वो सारा आपका कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो ये आपका इसके बनने का ये है। चलो लिखो तो कि फ्रॉम फिगर, अच्छा अब यहाँ पे आपका दो कैपेसिटर बनता है, तो मैंने बताया ही आपको कि एक आपका नेगेटिव प्लेट, एक आपका पॉजिटिव प्लेट, और दूसरा फिर से आपका पॉजिटिव प्लेट और एक इन्फिनिटी, तो आपका यहाँ पे कैपेसिटर बनता है। तो लिखा जाए यहाँ पे कि फ्रॉम फिगर, बाकी तो कैसे कैसे किए वो तो लिखने की जरूरत नहीं ना है, बोलो ना हाँ या ना। फ्रॉम फिगर here two capacitors are formed, here two capacitors are formed। फर्स्ट वाला कौन होगा, तो आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर ए, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी। अच्छा यहाँ पे स्फेरिकल प्लेट हमारा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आउटर फेस ऑफ प्लेट ए एंड इनर फेस ऑफ प्लेट बी। लिख दिए, प्लेट बी पहला आपका हो गया। तो लिखना है इसका कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या पढ़े हो, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, तो C1 इक्वल टू रे, इसको हम लोग C1 मान लेंगे ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन क्या पढ़ाए हैं अभी, ये तो पढ़ाए हैं, हाँ या ना, याद रहेगा। चलो अब दूसरा लिखना है आउटर सरफेस, इसको नोट कर लो पहले, पूरा ये गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन पूरा चलता है इसमें, ठीक ना। अब लिखना है दूसरा कौन सा बन रहा है, आउटर सरफेस ऑफ प्लेट बी, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर बी, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर बी, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर बी एंड अर्थ। अब चलो तो हमने तुमको आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटी निकालना सिखाया था, क्या पढ़ाया है, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटी कितना निकाले हो, 4 पाई एप्सिलॉन आर। उसने हमने उस आइसोलेटेड स्फीयर में हमने क्या बताया कि आप जिस आइसोलेटेड स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो, तो दूसरा उसके पैरेलल में कौन से नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और किसको लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट आपका हो जाएगा C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर बी। ये जो आपका, अब इसको भूल जाना है, सिर्फ इसका तो आपका एक आपका मान लीजिए आउटर सरफेस ऑफ बी हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, अर्थ। हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल आपका, हायर पोटेंशियल तो आपका प्लेट बी हुआ ना, और लोअर पोटेंशियल अर्थ को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर बी, यानी एक आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटी होगा वही हमारा इसका वैल्यू होगा। अब चलिए, तो देयरफॉर, ये तो फर्स्ट करना था, अब लिखना है देयरफॉर स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर ए आर बी बट्टा आर बी माइनस आर ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन आर बी होगा ना। 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लेंगे,
नहीं बोल रहा है। आरबी भी कॉमन आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन आरबी को कॉमन ले लिए तो आर ए बाय आरबी माइनस आर ए प्लस एलसीएम ले लेंगे ना, +1 आ जाएगा नहीं। हाँ, आरबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरबी माइनस सी इक्वल टू आ गया ना। चलिए हो गया। अब लिखिए हम लोग का सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, इसको जरा समझना है। इसमें हम लोग प्लेट जो है ना वो सिलिंड्रिकल प्लेट लेते हैं, कुछ ना एकदम सिंपल है। इसमें गॉस थ्योरम का वो एप्लीकेशन हम लोग लगाएंगे जिसमें हम लोग इनफिनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले। कितना होता है, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय आर। याद है 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय, बस उसी को लगाएंगे वो बन जाएगा। देखो तो एक होलो सिलिंड्रिकल शेप लेते हैं जिसका ये एक्सिस लाइन है। तो स्वाभाविक है कि जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैपेसिटर का, तो जो दूसरा भी आपका सिलिंड्रिकल प्लेट होगा वो कोएक्सियल होगा, यानी दोनों का एक्सिस आया ना। ठीक है, हम एक का रेडियस मान लेते हैं बाबू रे आर ए, दूसरा का रेडियस मान लिए ए बी भी मान सकते हो, आर ए आर बी भी मान सकते हो। अब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से इनर वाले सिलिंड्रिकल प्लेट पे हम +q चार्ज देते हैं जो कि इसके आउटर सरफेस पे, ना बोल रहे हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है तो हम इस पे बात करते हैं कि इसका जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है लेमडा प्लस इस पे इनर प्लेट पे, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम। अब स्वाभाविक है कि इसके इनर फेस पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, और आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, हम आउटर सरफेस को क्या कर दे रहे हैं, तो सारा चार्ज आपका कहाँ चला गया, अर्थ। अब एक इंटरमीडिएट पॉइंट हम पी लेते हैं। एक इंटरमीडिएट पॉइंट क्या ले लिए, जिसका डिस्टेंस आपका इसके एक्सिस से कितना है, आर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे अगर आपका लेमडा प्लस, अगर आपका इसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज आपका है तो उसके इनर फेस का क्या होगा, माइनस लेमडा। माइनस लेमडा आपका इसका होगा इनर फेस का, मान लीजिए कि इनर फेस ऑफ प्लेट बी का आपका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो आपका प्लेट ए से प्लेट बी पे होंगे। तो हम किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पी की बात करते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट नहीं करना है, पहले मैं बता दूं, इसमें एक दो लाइन ऊपर में ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो देख तो E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय आर। वी नो दैट E इक्वल टू -dV/dr। पढ़ाए हैं क्या? कुछ कर रहे हैं क्या प्रशांत बाबू आप? तो मुस्कुरा कह रहे हैं, ऐसा तो कोई चीज हम नहीं लिखे हैं, गलती नहीं ना लिख दी है कहीं, फिर क्या मुस्कुरा रहे हैं? इस क्लास में गो आप आए, गो प्रिंस कहाँ गया है क्लास में? हाँ, हम ये दोनों को जब देखते हैं तब दोनों आप मुस्कुराते रहते हैं। आज तक मुझे कारण नहीं पता चल पाया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आज हम आपको देखे हैं। चलिए देखिए यहाँ अब, तो -EdR इक्वल टू आपका dV आपका हो जाएगा। सुन रहे हैं ना? अब जनरली हम लोगों को C इक्वल टू क्या चाहिए, Q/V। Q चार्ज तो हम इस पे दे ही रहे हैं ना, ये तो हमको पहले से पता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट A एंड B ही तो निकालना है ना। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं कि इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेट जो लिखना है, इंटीग्रेटिंग द above इक्वेशन with suitable limit we get सुटेबल लिमिट की, चूंकि इधर मान लीजिए हमारा वेरिएबल रेडियस है, उधर वेरिएबल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कोई एक फिक्स्ड बात नहीं कह सकते हैं। जिसमें जहां पे जो वेरिएबल है उसका लिमिट लेके आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेशन कीजिए।
तो देखो तो बाबू रे, डीवी जब ही तुम करोगे, तो डीवी जब ही करोगे तो क्या हम लोग कहां से कहां का पोटेंशियल लेंगे? VA से VB, अरे हाँ या ना, यही ना बोलेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VA से VB, यानी व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A एंड B। फिर चलो इंटीग्रेशन माइनस EDR ले लोगे, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? RA से RB। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो अब हो गया, सॉल्व हो गया, बस इतना आप ले आए। ये तो भी होगा ना, E इक्वल टू कितना निकाले हो, यही ना है। एक बात इसमें ध्यान देना है सब लोगों को कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है। पैरेलल प्लेट में, सॉरी सिलिंड्रिकल प्लेट में सिलेंडर का जो हाइट होगा और आपने जितना चार्ज दिया है, तो Q/L, लेमडा इक्वल टू Q/L, तो भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है हमारा? पॉइंट R ही ना वेरिएबल है। तो चलिए RA से RB ले लिए, तो यहाँ से आपका लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ माइनस रखूं, मैं माइनस रखता हूं। अब चलिए, अब आपका यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा वो RA RB, यहाँ एकदम किसी का नजर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, नजर हटा समझ में नहीं आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/r का इंटीग्रेशन log E R होगा। यहाँ से RA, यहाँ से RB, देखो तो माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log RB माइनस log RA। अच्छा, इधर भी लिखूं VB माइनस VA। अच्छा, एक बात, अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, हमारा A हायर पोटेंशियल है कि B हायर पोटेंशियल है? A प्लेट हमारा हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हम VB माइनस VA निकाल रहे हैं, तो वैल्यू तो हमारा निगेटिव ही ना आएगा। तो चलो हम इसको एक स्टेप और आगे ऐसे कर दें, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो मैं डायरेक्ट VAB लिख दूं, हाँ या ना। और यहाँ पे माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो तो log बेस E, ये log सब बेस E में आया है, log बेस E में ना आया है, तो इसको तुम RA नहीं RB बाय RA लिख सकते हो। log M माइनस log N बराबर log M बाय N, तो log M माइनस log N बराबर log M बाय, लिखे है ना, माइनस से माइनस। तो देखो तो यहाँ से कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट A एंड B इक्वल टू लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट log बेस E RB बाय RA। कोई दिक्कत? बोलो ना। अब लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू क्या पढ़े हो, हाँ या ना, Q/V पढ़े हो। तो Q का वैल्यू तो तुमको नहीं मिला हुआ है, तुमको मिला हुआ है लेमडा, तो Q निकालना कौन बड़ी बात है, लेमडा इंटू L, हाँ, लेमडा इंटू, मैं लिख दूं लेमडा इंटू L डिवाइडेड बाय लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log बेस E RB बाय। यहाँ पे एक बात रख लोगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा कि इफ हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर इज L, देन Q इक्वल टू लेमडा इंटू, ये बात मेंशन करना होगा। सिलेंडर तो पढ़ाइए नहीं रहे हम, यहाँ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? देखो तो यहाँ से लेमडा से लेमडा, तो C इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय log बेस E RB बाय RA। आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो तो यहाँ से C इक्वल टू, तुम लोग को एक बात और हम पढ़ाए हुए हैं, बेस E से बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? सब आधा लोग एकदम तो सेलो टेप फेविक्विक लग रहा है, अभी लग गया लिप पे है। ये सब अगर यही सब बात आपको याद नहीं रहेगा तो क्या क्वेश्चन बनाइएगा, RB बाय R, नोट करो। तो इससे पहले डायग्राम बनाइए, सबसे पहले डायग्राम बना लिए। चलो फिर से समझना है कि हम लोग यहाँ पे 2 एक्सियल सिलिंड्रिकल प्लेट लिए हैं, ध्यान सुनना है सब लोगों को। हम लोग यहाँ पे टू को एक्सियल सिलिंड्रिकल प्लेट A एंड B ऑफ रेडियस RA एंड
RB. Let the height of the cylinder A and cylindrical plate A and B is L plus Q charge. तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि A जो हमारा है वो हमारा कलेक्टिंग प्लेट है, यानी चार्ज को कलेक्ट करता है। प्लेट B जो हमारा वो कंडेंसिंग प्लेट है, यानी ये चार्ज को कंडेंस करता है। तो प्लेट A पे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्लस Q चार्ज दिए हैं जो कि इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस Q चार्ज ऑन द प्लेट A, on the plate B charge is induced. In inner face negative plus Q charge is induced and outer face plus Q charge is induced. Actually from figure, outer surface of the plate B is earthed so that total positive charge induced on the outer surface of plate B is goes to the earth. Finally, plate A is completely positively charged plate and plate B inner face negatively charged plate. Let the linear density of charge of plate is lambda, then the linear density of charge inner face of plate B will be minus lambda. क्या? Minus lambda. As we know that electric field at a point, yeah, let a point P between the plate A and B, yeah, between the cylindrical plate A and B, point P of distance from the axis of the cylindrical plate capacitor is R. Now the electric field at point P, ये हम जानते हैं कि equal to 1/2 pi epsilon naught lambda by R, and also we know that E equal to minus dV by dr. पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले थे ना, तो माइनस dV by dr. तो अब ये प्रोसेस के बाकी है, समझ में आया? तो जो बात हम बोले उसको लिखाया नहीं, इससे क्या फायदा? अगर आपको याद रहेगा तो क्या, चल ऐसे एग्जाम को लेके चलेंगे अलग से, कैसे कैसे लिखना है तो करा देंगे प्रैक्टिस। अगर वो लैंग्वेज लिखोगे तो फिर ये थ्योरी का कंटेंट ही तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। कर लिए नोट?